तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। क्लास 12th का इको का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 9th। इसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। देखिए ये जरूरी क्यों है, ये पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है ये जरूरी क्यों हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में जी रहे हैं और तरह तरह की चुनौतियाँ है। कभी महामारी आ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रहा है, बेमौसम हर चीज़ हो रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया को चाहिए कि वो क्या करे, धारणीय विकास को अपनाए। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कीवर्ड हैं और पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ये हमारा पहला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट होगा। इसमें हमें देखते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और इसके अंदर कुछ कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड कि हो सकता है आपको आए और हो सकता है कि आपको ना भी आता हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड मैंने लिख रखा है पर्यावरण। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वर्ड है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। कौन सा वर्ड है? पर्यावरण। देखिए पर्यावरण जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है? इंग्लिश। हिंदी में लिखा है लेकिन ये इन्वायरमेंट वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? एनवायरनमेंट से आया। जो इन्वायरमेंट शब्द है ना, ये फ्रांसीसी वर्ड है। कहाँ की वर्ड है? फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये भाई? ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है। और जो फ्रेंच वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, एनवायरमेंट का मतलब होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस होता है। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो क्या है? हमारा एनवायरमेंट है। तो हिंदी में क्या होता है पर्यावरण का मतलब? मैं समझा देता हूं। पर्यावरण इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। पहला वर्ड है परि प्लस आवरण। क्या है? आवरण। परि का मतलब होता है आसपास। क्या होता है? आस पास। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है कि उसको ढका होना। क्या होता है? ढका होना या मौजूद होना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारे आसपास की जो चीजें जो हम एक दूसरे से क्या करें, प्रभावित हों और हम भी उसको प्रभावित करें, वो हमारी पर्यावरण होती है। जैसे मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं मतलब बोर्ड से प्रभावित हो रहा हूँ और बोर्ड मुझसे प्रभावित हो रहा है। हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला वर्ड आता है धारणीय विकास। कौन सा विकास? धारणीय विकास। धारणीय विकास की जो कॉन्सेप्ट आया 1986-87 में आया। हालांकि 1987 में आया, ये कॉन्सेप्ट आया है कि धारणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें आज की जरूरतों को हम पूरा करते हैं। जो संसाधन हमारे पास है, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सामाजिक संसाधन हो या सांस्कृतिक संसाधन हो, उसको हम भविष्य तक ले जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। ये कब आया? 1987 के अंदर आया। अब धारणीय जो विकास है ना, इसके 3-4 नाम है। इसकी क्या है? 3-4 नाम है। तो पहला नाम इसका जो है उसको हम धारणीय विकास कहते हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, दूसरा है सतत विकास। क्या है? सतत, आदत तो में तो है, सतत विकास। ठीक है, तीसरा नाम है इसका सम पोषणीय विकास। चौथा इंग्लिश में जो नाम आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें एक ही नाम का वर्ड है। यानी धारणीय विकास को क्या कहते हैं? धारणीय विकास तो कहते ही हैं, सतत विकास कहते हैं, संपोषणीय विकास कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एक ऐसा विकास जिसमें हम आज की जरूरतों को पूरा करते हैं और संसाधनों को भविष्य तक ले जाते हैं, उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। अगला आता है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं भाई? संसाधन यानी वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो क्या है? संसाधन है। यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे संसाधन कहलाती है। लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म और कंडीशन हो कि वो समाज द्वारा क्या हो, उसकी अनुमति हो, कानून द्वारा उसको लागू किया गया हो, सांस्कृतिक उसे जो हमारी संस्कृति है उसको मान्यता मिला हो, तभी वो चीज़ कोई क्या बनती है? वो संसाधन बनती है। उसका कोई आर्थिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, तभी कोई चीज़ क्या बनती है? संसाधन बनती है। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि संसाधन क्या होता है, कि संसाधन वह प्रत्येक वस्तु होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वाइन। वाइन मतलब दारू। वाइन मीन्स दारू। शराब लिख देता हूँ भाई। क्या है? शराब। जो शराब है ये हो सकता है कि वो पीने से किसी को क्या मिलता हो, मजा आता हो, उसको अच्छा लगता हो, तो उसके लिए संसाधन है। लेकिन इस्लाम में इसको बैन किया हुआ है। इस्लाम के अंदर जो मोहम्मदन धर्म है इसको बैन किया हुआ है, तो उनके हिसाब से संसाधन नहीं है। लेकिन जो धर्म इसको अलाउ करता है पीने के लिए, उसके हिसाब से क्या है? संसाधन है। तो बस इतना ध्यान रखिए, संसाधन क्या होता है? जो प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो संसाधन है। फिर अगला बात है अपक्षय। अपक्षय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपक्षय वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कमी होना। किसी चीज के अंदर कमी होना, वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ा नया लेकर आया, बिल्कुल नया चकाचक है ना, लेकिन कुछ समय बाद इसकी कलर गिरने लगे, यानी कलर इसके जाने लगे, तो क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। यानी किसी चीज के अंदर क्या होना? कम होना, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय
कहते हैं। जैसे आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो पर्यावरण है उसके अंदर क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। अपक्षय मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, मिट्टी के अंदर अपक्षय हो रहा है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है, पहले ज्यादा फसल होता था, अब कम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। यानी किसी की क्वालिटी जब कम होता है उसको हम अपक्षय कहते हैं। जैसे नया नया कैमरा मोबाइल लेकर आते हो तो उसमें क्या होता है, जो कैमरे की क्वालिटी होती है, बैटरी बैकअप होती है, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, उसकी बैटरी बैकअप और कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अगला वर्ड आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को आर्थिक रूप से एक होना, आर्थिक रूप से एक होना। जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर हम क्या हैं, वैश्वीकरण में जुड़ चुके हैं, यानी हम अमेरिका से प्रभावित होते हैं और अमेरिका हमसे प्रभावित होते हैं। इसी प्रभावित होने के, आर्थिक रूप से प्रभावित होने को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए पूरे देश के पूरे, अगर मान लो कहीं एक देश को मतलब कंगाल हो रहा है तो उसका इफेक्ट केवल उस देश पे नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे महामारी आया तो वैश्वीकरण की वजह से जल्दी फैल गया ना, चीन में आया कौन सा, कोविड-19, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर पड़ा। ठीक है, फिर आता है प्रतिकूल। जो आपके हिसाब से ना हो क्या है, प्रतिकूल है। जैसे कि मान लीजिए आपको ठंडी पसंद है, आपको ठंडी पसंद है, लेकिन गर्मी आ गई तो क्या हो गया आपके हिसाब से, प्रतिकूल हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपके हिसाब से उसको हम बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं, अनुकूल। कहते हैं ना मौसम बड़ा अनुकूल है, यानी आपके हिसाब से है। तो प्रतिकूल मतलब जो आपके हिसाब से नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं। फिर आता है जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब वो चीजें जो लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो, जीवित, क्या हो, जीवित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। इसमें क्या आ सकता है, पेड़, पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, जीव जंतु। ये सब क्या है, जैविक है। बताइए मैं जैविक हूं कि नहीं, बिल्कुल जैविक हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं। और अजैविक क्या होता है, जो कि निर्जीव है। निर्जीव वस्तु को क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। जिसमें पानी आता है, हवा आता है, सूरज की रोशनी आती है, चट्टाने आते हैं, ये सब क्या है, अजैविक है। ठीक है, जैसा बचपन में सीखते थे ना, निर्जीव वस्तु है और सजीव वस्तु है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है। फिर आता है नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन या फिर नवीकरणीय चीजें वो होती है जिनको आप एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और आप मेरी वीडियो को चाहे तो एक बार देखिए, चाहे तो 1000 बार देखिए, ये क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन गैर नवीकरणीय, जैसे आपके स्कूल के टीचर ने एक बार पढ़ा दिया ऑफलाइन में, खत्म, उसको वहीं तक था, एक बार में यूज किया, खत्म हो गया, वो क्या हो गया, गैर नवीकरणीय हो गया। जो नवीकरणीय होता है वो क्या होता है, एक बार से अधिक प्रयोग आप कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। फिर आता है अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब होता है एक चीज छोड़ने से दूसरे को कितना लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो क्या बनाती है भाई, पटाखे बनाती है। क्या बनाती है, पटाखे बनाती है। अब पटाखे बनाने की अवसर लागत क्या होगी, ठीक है, मान लीजिए पटाखे बनाती है तो 10 लोगों को रोजगार भी देती है। क्या देती है, रोजगार को, एम्प्लॉय देती है। ठीक है, इससे देश का जीडीपी भी बढ़ता है। ठीक है, ये सब फायदे हैं। लेकिन इसके अवसर लागत क्या है, नुकसान क्या है, पर्यावरण, ठीक है, नुकसान होगा, इससे प्रदूषण फैलेगा, फैलेगा कि नहीं। ठीक है, मानव का स्वास्थ्य खराब होगा, तो इसकी अवसर लागत काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी एक चीज को करने से दूसरे चीज पे क्या, उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, यानी उससे क्या हानि और लाभ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। कोई बोले कि बताओ कि हमें पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं, सब कोई कहेगा भाई पेड़ लगाओ, क्यों, इसकी अवसर लागत बहुत कम होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आप कहो एक चीज को लगाने के चक्कर में दूसरे चीज को ज्यादा नुकसान हो, तो उसको क्या है, अवसर लागत उसकी बढ़ जाएगी, और आप कभी भी नहीं चाहोगे किसी चीज की अवसर लागत बढ़ जाए। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है पास पास होना। क्या होता है, पास पास। जनसंख्या क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। अब वर्ड मिला देते हैं, जनसंख्या घनत्व, यानी एक वर्ग इकाई में, यानी मान लीजिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ये क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें अगर 5 लोग रहते हैं ना, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना होगी, 5 होगी। अगर 20 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगी, 20 होगी। अगर 2 रहते हैं तो 2 होगी, 4 रहते हैं तो 4 होगी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जिस देश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब है उस देश की जनसंख्या ज्यादा है। जिस देश की जनसंख्या घनत्व कम होगा, उस देश की जो जनसंख्या ओवरऑल वो क्या है, बहुत कम होगी, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है, एरिया मतलब
मतलब पूरे देश कितना बड़ा है और उसके अंदर पॉपुलेशन कितना बड़ा है। अच्छा बताइए, भारत का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है या अमेरिका का? कहोगे भाई अमेरिका का जनसंख्या घनत्व कम है। क्यों? उसके पास एक तो एरिया बहुत ज़्यादा है भारत से, और उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 22 करोड़ के आसपास है। कितना है? 22 करोड़। लेकिन हमारे में क्या है, हमारी जनसंख्या घनत्व कितना है? लगभग 382 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जमीन क्या है? बहुत कम है, लेकिन उस पर रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व अधिक होना अच्छी बात नहीं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगला वर्ड आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि जब हम बिजली पैदा करते हैं, जब हम बिजली कोयले से पैदा करते हैं, किससे पैदा करते हैं? कोयले से पैदा करते हैं, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। फिर आता है वैश्विक उष्ण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, या इसको इंग्लिश में दूसरा वर्ड है क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब हुआ है कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, यानी विश्व का तापमान को बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या थे? बढ़ते हैं अपने। ठीक है, समझ में आया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होता है कि हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। गैर नवीकरणीय जिसको हम एक बार से अधिक यूज नहीं कर सकते। सपोज करिए कोयला है आपके पास। क्या है? कोयला है, तो क्या है? गैर नवीकरणीय, यानी एक बार कोयला खत्म होने के बाद वो खत्म ही है। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हम सौर पैनल से बिजली बनाते हैं, वो क्या है? नवीकरणीय, यानी एक से अधिक बार हम उसको यूज कर सकते हैं। रोज सूरज आएगा, रोज भाई बिजली चार्ज होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं कि क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहले पढ़ना है विकास और पर्यावरण। क्या पढ़ना है? विकास और पर्यावरण। तो देखिए, हमें विकास तो करना है, हमें विकास करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के नहीं करना। जैसे कहते हैं ना भाई, खेल लेकिन अपने हाथ पांव बचा के खेल, यानी वैसे ही विकास तो कर, लेकिन पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं आना चाहिए, और इसी पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसी को कहते हैं धारणीय विकास। अगला वर्ड है, मतलब वर्ड नहीं, मतलब क्या पढ़ना है इसके अंदर? पर्यावरण और परिभाषा। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास की चीजें जो मौजूद है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, जिससे हम उससे प्रभावित होते हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगर आगे जाओगे तो पढ़ोगे, इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। कहते हैं भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है? तो भारत में पर्यावरण की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। भारत में पेड़ पौधे भी ठीक हैं, भारत में वो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। यहाँ पे जल भी है, जमीन भी है, वन भी है, पर्वत भी है, खनिज भी है, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा लोड पड़ रहा है। फिर आता है धारणीय विकास। मैंने समझा दिया धारणीय विकास क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। 1986 में आया। ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट छपी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, उसके माध्यम से आया। ठीक है, एक कमीशन बना था, उसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। कौन सा कमीशन? ब्रंटलैंड कमीशन के आधार पर ये बना था। फिर आता है धारणीय विकास कैसे हो। धारणीय विकास करना है तो कैसे? तो पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलित होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन होनी चाहिए। जनसंख्या अनुकूल होनी चाहिए, मतलब हमें जनसंख्या उतना ही रखना है जितना कि एक संसाधन अपने आप को क्षमता भर हो। मतलब एक बस में कितना सवारी चढ़ सकता है? 20 सीट है तो 20 सवारी ही रखोगे ना, ज़्यादा थोड़ी रखोगे। ज़्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही हमें केवल उतना ही विकास, मतलब उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितना कि हमारा पर्यावरण उसको देने के लिए राजी हो, यानी हम उससे पर्यावरण से उतने संसाधन ले सकते हो। फिर आता है क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर चुनौतियां, और वही चुनौतियां लगभग भारत में है। तो जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, कुपोषण ज़्यादा है, फसल जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना? ये सब क्या है? चुनौतियां है। प्रदूषण है, नदी खराब हो जाना। ठीक है, आप दो चीज़ मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा उसको पढ़ के आना है, मतलब अगले चैप्टर में रिसर्च करना है। ठीक है, जब बुक पढ़ लेना। तो एक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट। दूसरा है ओवरशूट डे, ओवरशूट डे। ये क्या होता है? ये धारणीय विकास से जुड़े हुए चीजें हैं। अगर इनको पढ़ लेते हो तो लगभग धारणीय चैप्टर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।